बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बोलिए गिरिराज महाराज की। अरे भाई, पूछरी तक आवाज ही नहीं जा रही है, हैं? आवाज तो उस तक पहुंच जाए कि हमारे गिरिराज जी तक तो आवाज जानी चाहिए। बोलिए गिरिराज महाराज की। आज के इस कुमेरडी की इस सभा में कैबिनेट में मेरे साथी, आपके अपने ही भाई जवाहर सिंह जी बेड़म साहब, हमारी सांसद रंजीता कोहली जी, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी भाई रामस्वरूप जी कोहली साहब और आपके अपने लाडले भाई डॉक्टर शैलेश सिंह जी, वेर के विधायक भाई बहादुर सिंह जी कोहली साहब, कामा की विधायक नौचम चौधरी साहब, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई मनोज भारद्वाज जी, लोकसभा के समन्वयक भाई भूपेंद्र सैनी जी, लोकसभा संयोजक भाई भगवान दास जी, प्रदेश के प्रवक्ता भाई शैलेश कौशिक जी, जिला प्रभारी गोवर्धन सिंह जी जादौन साहब, हमारे कुंवर साहब दीपराज सिंह जी, गिरीश चौधरी जी उपमहापौर, हमारे गोविंद चौधरी जी जिला महामंत्री, मनोज प्रधान जी, दौलत फौजदार जी, शिवानी दायमा जी, एकता अग्रवाल जोन किए, ऐसे सभी हमारे चेयरमैन साहब, कोऑपरेटिव के चेयरमैन साहब और सभी ऐसे हमारे मंच पर विराजमान नेतागण, मेरे सामने बैठे डी कुमेर की वो सरदारी जो हमेशा लोहा लेने का काम किया है, ऐसे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने देखा है 2014 से पहले इस देश की स्थिति कैसी थी, 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, चाहे हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, हमारे देश का विकास हो, हमारी सीमाओं की सुरक्षा हो, या हमारा दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का मान और सम्मान हो, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में आते ही कहा था कि मेरी यह सरकार गरीब, किसान, युवा और महिला की सरकार है। यह मेरी सरकार गरीब कल्याण के लिए सरकार है। आपने देखा होगा जिस तरह से लगातार गरीब कल्याण के काम इस देश के अंदर हुए हैं, माता बहनों के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया है, चाहे उज्ज्वला की गैस देने का काम हो, चाहे माता बहनों को सम्मान देने का काम हो, क्योंकि माता बहनें जब शौच के लिए जाती थी, अंधेरे का इंतजार करती थी, सुबह अंधेरे से पहले होकर के आती थी, अगर माता बहनों को सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश में आए दिन भ्रष्टाचार होता था, भ्रष्टाचार की दावत लिखी जाती थी, धरती पर भी भ्रष्टाचार होता था, आकाश में भी भ्रष्टाचार होता था, पाताल में भी भ्रष्टाचार होता था, भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार होता था। देश को ऐसे लगने लगा था कि आखिर इस देश का क्या होगा, लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। आतंकी आते थे, आतंकवाद करके कहीं ना कहीं चले जाते थे, देश सोचता था कि आखिर ये क्या हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, आज तक कोई आतंकवादी आया क्या? किसी आतंकवादी ने पैर रखा क्या?
मैं यही कहना चाहता हूं, जब आते थे आतंकी आते थे, कहीं ना कहीं बम फोड़ के चले जाते थे, अरे यहां तक कि सेना के सैनिकों का सिर काट करके भी ले जाते थे, सिर काट करके भी ले जाते थे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, मोदी जी ने कहा भ्रष्टाचार को ना नहीं होने दूंगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा। अगर खाया हुआ है तो उसको भी निकलवा लूंगा। क्या भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप बताइए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भ्रष्टाचारियों को छोड़ना चाहिए क्या? आप बताइए, छोड़ना चाहिए क्या? तो अब जब कार्रवाई हो रही है तो आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर एक गठबंधन हुआ है। गठबंधन कहूं या उसको ठगबंधन कहूं, वो कहता है कि भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहिए, भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहिए। बचाना चाहिए क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इन भ्रष्टाचारियों को, ये कहते ईडी आ गई, सीबीआई आ गई। अरे भाई, जब भ्रष्टाचार किया है तो आएगी, भ्रष्टाचार किया है तो किसके पास? आपके पास आएगी या सीबीआई? बताइए मेरे को। अरे वो ईडी आपके पास आएगी क्या? अरे आपके पास आगे क्या करेगी? ईडी तो वहीं जाएगी जब भ्रष्टाचार किया है। लेकिन कहते हैं ईडी आ रही है, ईडी का डर दिखा रहे हैं। अरे डर क्या होता है? अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो आएगी ईडी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, इस देश को विकास की राह पर अगर किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कोरोना की महामारी थी, उस महामारी के अंदर आपने देखा होगा दुनिया के देश इस बात को कहते थे कि भारत बड़ी आबादी वाला देश है, कैसे बचेगा, कैसे नहीं बचेगा। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि कोरोना में देश को तो बचाया, लेकिन कम से कम दुनिया के 100 देशों को फ्री वैक्सीन देने का भी काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। यही नहीं मित्रों, रक्षा के क्षेत्र में हम बात करते हैं, अगर कहीं कोई एक रक्षा के क्षेत्र में कोई सामान बनता था, कोई नहीं बनता था, सारा का सारा सामान रक्षा के क्षेत्र का हमारा विदेश से खरीदा जाता था। आज हम आत्मनिर्भर हुए हैं, आज हम आत्मनिर्भर हुए हैं। रॉकेट भी हम बना रहे हैं, उस लड़ाकू विमान भी हम बना रहे हैं, हेलीकॉप्टर भी हम बना रहे हैं, और सारा का सारा हम दुनिया को दे भी रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, नरेंद्र मोदी जी के। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार को आए 4 महीने के लगभग हुए हैं, हमें 90 दिन का कार्यकाल मिला था, काम मिला था करने का, क्योंकि आचार संहिता लग गई, 90 दिन का काम करने को मिला था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने किसी ने हमसे मांग की थी क्या? आपने हमसे सम्मान निधि की मांग की थी क्या? लेकिन हमें पता है हमारा किसान को जितना करेंगे, जितना ही हमारा देश उन्नति को करेगा, जितना ही हमारा देश उन्नति करेगा। हमारे देश की उन्नति किसान के खेत और खलिहान से निकलती है, हमारे देश की उन्नति किसान के घर से निकलती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, हमने कहा कि 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी देते हैं, हमने कहा हम भी आपको देंगे। और पहली कैबिनेट में पहली 2,000 की किस्त हमारी राजस्थान सरकार ने भी देने का काम किया है। हमने वो 6,000 से बढ़ा करके 8,000 करने का काम हमारी पहली कैबिनेट में हमने किया है। और यही नहीं किया, ऐसे किसान जिनके पिताजी का देहावसान हो जाता था, उनके नामांतरण, उनका म्यूटेशन खुलता था, उनके बेटी और बेटे के नाम, हमारी केंद्र की सरकार ने लगातार पत्र लिखे थे कांग्रेस को कि जो उनके पिताजी जो स्वर्गवास हो गया, उनकी सूची भेजिए, उनको भी सम्मान निधि देने का काम करेंगे।
वो सूची भी नहीं भेजी। वो सूची 63,000 लोगों से ऊपर की सूची हमने भेजी भी है और उनको किसान सम्मान निधि देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, हमने कहा हमारी एमएसपी बढ़ाने का काम करेंगे। गेहूं की 2275 रुपए थी, हमने 125 रुपए बढ़ा करके किसान को 125 से बढ़ा करके 2275 से 2400 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे भाई और बहनों, हमने जो आपसे एक एक वायदा किया है, हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन थी जो हमारे बुजुर्गों को मिलती है, हमारी माताओं को मिलती है, उसका पैसा कांग्रेस ने नहीं बढ़ाया। हमने कहा हम बढ़ाएंगे और हमने 1000 रुपए से 1150 रुपए का करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंचायत के जनप्रतिनिधि हो, निकाय के जनप्रतिनिधि हो, उनका भी भत्ता नहीं बढ़ाया था। उनका भी भत्ता बढ़ाने का 15% महीने में हमारी सरकार ने सबसे पहले आशा सहयोगिनी और आंगनवाड़ी बहनों की भत्ता बढ़ाने का भी काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, ईआरसीपी की योजना की कह रहे थे, इस कांग्रेस ने ईआरसीपी को लटकाने का, भटकाने का और अटकाने का काम किया था। हम किसान की स्थिति को हम जानते हैं। किसान को अगर पानी नहीं मिलेगा तो किसान की खेती नहीं हो पाएगी। और सबसे ज्यादा मुझे डी कुमेर के किसानों की चिंता थी, क्योंकि यहाँ का पानी खारा है। मुझे पता है यहाँ का पानी खारा है। हमारी सबसे ज्यादा ईआरसीपी का अगर फायदा मिलेगा तो भरतपुर जिले का मिलेगा, भरतपुर जिले को मिलेगा और हमारी डी कुमेर, नदवई और हमारे क्षेत्र को पूरी तरह से मिलने वाला है। अरे पीने को पानी तो मिलेगा, लेकिन 2,80,000 हेक्टेयर भूमि का सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये योजना हमारी 37,000 करोड़ रुपए की थी, लेकिन जब मेरे पास इसकी फाइल आई, मैंने जब इसको देखा तो हमारे गन्ने के लिए पानी की आवश्यकता थी। हमारी सुजान गंगा नहर, हमारी सुजान गंगा नहर, जिसमें आपको ध्यान होगा पहले हमारा अजान बांध से उसमें पानी आता था, उसमें साफ पानी आता था। गंदा पानी गोवर्धन जो गेट है हमारा उस साइड में निकल करके जाता था। उसका ठीक प्रकार से हो, इस योजना को बढ़ा करके गन्ने को भी पानी मिले, सुजान गंगा को ठीक प्रकार से पानी मिले, उसको पर्यटन की दृष्टि से उसको हम ठीक प्रकार से कर सकें। उस योजना को 37,000 करोड़ की योजना को 45,000 करोड़ रुपए की किया। 45,000 करोड़ रुपए। मित्रों, इसी तरह से यमुना समझौता हमारे शेखावाटी के हैं, हमारे देवास योजना जो उदयपुर की है, हमारी माही डैम से जो जालौर के लिए पानी जाता है, नर्मदा से हमारे बाड़मेर और सांचौर के लिए पानी आता है, और इंदिरा गांधी नहर से जो हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर और जैसलमेर, बाड़मेर तक पानी जाता है, उसका भी पानी बढ़ाने का काम हमने 3 महीने में करने का काम किया है। 3 महीने में, क्योंकि जिसकी काम करने की इच्छा होती है, जो जनता के दुख और दर्द को जानता है, और जो काम करने की जिसकी नीयत होती है, जज्बा होता है, कोई भी काम बड़ा नहीं होता। बड़ा सिर्फ व्यक्ति का मन होता है, उसकी करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस ईआरसीपी योजना का शिलान्यास भी हम करेंगे, और आपको कहना चाहता हूं इसका उद्घाटन भी हम करेंगे। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मेरे से कहा था, मुझे पता है, मैं भरतपुर के एक एक दर्द को जानता हूं, एक एक दुख को जानता हूं, और मेरे मन में यह भी है कि मुझे क्या क्या करना है। यह मेरे मन में है कि मुझे क्या क्या करना है। मेरे से कहा था, आरक्षण की बात आई थी, जाट आरक्षण की जब बात आई, मेरे को सबने फोन किया। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, अभी तक कोई दिल्ली तक पहुंचा क्या?
इस ओबीसी कमीशन के पास कोई पहुंचा क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस दिन मेरा कार्यक्रम तो यहां था कुमेर के अंदर यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम था, और मैंने शैलेश जी को उस दिन उन्होंने कहा कि मुझे कार्यक्रम में रहना है या ओबीसी वाली जाट ओबीसी की जो मीटिंग थी उसमें जाना है। मैंने कहा शैलेश जी यहां मैं हूं, आप उस मीटिंग में जाइए, दिल्ली जाइए। और मैंने उनको दिल्ली भेजा। मेरे पास सब लोगों के फोन आए, कई लोगों ने मेरे से बात कही। मैंने कहा मैं इसको जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। महाराज साहब का भी विश्वेंद्र सिंह जी का फोन आया। मैंने कहा चिंता मत करिए, डॉक्टर शैलेश जी को मैं कमीशन में भेज रहा हूं। मैंने मेरे 3 मंत्रियों की कमेटी बनाई है, शैलेश सिंह जी को भी उस कमेटी में नियुक्त किया है। यह कमेटी पूरी रिपोर्ट देगी, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, उस दिन भी मैंने यही कहा था कि वहां तक पहुंचे हैं, आगे भी पहुंचेंगे, किसी भी कीमत पर हम उसमें जाकर के कमीशन आयोग में अपनी मजबूती से बात रखेंगे। जो हमको फायदा मिलेगा वो मिल करके रहेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अब लोग राजनीति कर रहे हैं। मैंने कहा भाई राजनीति आप कर रहे हो तो हमने तो पहले ही कमेटी गठित कर दी 3 आदमियों की, और वो कमेटी ने रिपोर्ट भी वहां जाके दे दी। राज्य सरकार ने रिपोर्ट भी वो मंगाई, वो रिपोर्ट भी पॉजिटिव मंगा के हमने ओबीसी कमीशन को दे दी। ओबीसी कमीशन में वीरेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने कहा भाई साहब मैं तो आया हूं, मैं तो 8 दिन बाद आऊंगा। मैंने कहा नहीं, हमारे मंत्री जी आएंगे, आप बीच में आकर के एक आ जाइए और भले ही उसी दिन चले जाइए। हमारी कमेटी आ रही है, आपको सुनिए। उनको वहां से दिल्ली बुलाया, हमारी कमेटी को हमने दिल्ली भेजा, सारी बातें हो गई, आगे बात हो गई पूरी, और पूरी तरह से कमेटी ने जो गई है उसको उन्होंने आश्वस्त किया है। मेरे से पूछा था, मैंने जो कमेटी बनाई उन लोगों को बुला करके कहा कि यह काम होना है, यह भरतपुर धौलपुर का मामला है, इसको करना है, रिपोर्ट देनी है, पॉजिटिव देनी है, वहां जाके भी पॉजिटिव देनी है। सभी लोग गए, उस रिपोर्ट को दे करके आए। अब ये कह रहे साहब ऐसे नहीं। अरे भाई मैं ये कहना चाहता हूं, वहां भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, यहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अरे रिपोर्ट तो हम भेजने वाले हैं, आप फालतू में यूं क्यों कर रहे हो? आप क्या देने वाले हैं? जब हम कह रहे हैं, हम कह दिया, हमने इतना काम बढ़ा दिया आगे। शैलेश जी को उस कमेटी में रखा है। महाराज साहब का फोन आया, उनसे भी कह दिया। उन्होंने कहा साहब सीएम साहब बहुत अच्छा किया आपने कि आप सभी को भेज दिया और कमेटी वहां पहुंच गई, और शैलेश जी उस कमेटी में है, वो कमेटी जा रही है और काम कर रही है। अब आपके बीच में हमारे राम स्वरूप जी कोहली हैं, ये यहाँ से सांसद चुन के जाएंगे, इनको भी वहां पीछे लगाएंगे, ये भी वहां लगाएंगे कि डेली जाओ, कमीशन में जाओ, हमारे आरक्षण को पूरा करवाओ, तो राम स्वरूप जी वहां करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मित्र, और एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं, आपके प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर शैलेश जी हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मांगते मांगते थक जाओगे, आप मांगते मांगते थक जाओगे, हम देते देते नहीं थकेंगे, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। मुझे एक एक बात का पता है, मुझे एक एक बात का पता है, मुझे एक एक बात का पता है, मुझे एक एक बात का पता है। मैंने पहली कैबिनेट की मेरी विधानसभा के बजट में मैंने गिरिराज जी का, मैंने महाराजा सूरजमल जी के स्मारक का, महाराजा खेमकरण जी के स्मारक का, और मैंने भरतपुर से लेकर के डी के गोवर्धन जी से लेकर के रूपपास के हमारे महल से लेकर के ब्याना के पुराने किले से लेकर के इस पूरे क्षेत्र को
पर्यटन से जोड़ने का काम कैबिनेट की पहली बैठक में किया है। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं मित्रों, आपको मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूं, मेरे से ज्यादा इस भरतपुर जिले को कोई नहीं जान सकता और मेरे से ज्यादा एक एक आपकी बात क्या है, क्या आपका मन चाह रहा है। आप विश्वास करिए, आप विश्वास करिए, आपका मन क्या चाह रहा है ये भी मुझे पता है। इसलिए निश्चिंत रहिए, आराम से निश्चिंत रहिए। और आपके प्रत्याशी भाई राम स्वरूप जी कोली हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं। आपने 14 में भी भारी वोटों से जिताने का काम किया, आपने 19 में भी जिताने का काम किया, लेकिन इस बार भी मुझे पता है आप जिताओगे। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, अब की बार मार्जिन बड़ा होगा, मार्जिन बड़ा होगा। मुझे एक एक गांव का मालूम पड़ जाएगा, मुझे एक एक का मालूम पड़ जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं सभी को जानता हूं, सभी के चेहरों को जानता हूं, सभी के नाम में ले सकता हूं, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि अब की बार मार्जिन बड़ा होगा और राम स्वरूप कोली को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना। शैली जी ने कहा है कि 5 लाख से अधिक वोटों से जिताना है, 5 लाख से। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, 5 लाख वोटों से ज्यादा जिताओगे ना, हर बूथ पर कमल खिलाओगे ना, तो पूरे हाथ खड़े करिए ऊपर। अरे पंजा मत दिखाइए, इसने तो गंजा कर दिया देश को। मुट्ठी बांधिए हनुमान जी की और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोल गिरिराज महाराज की, गिरिराज महाराज की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और मैं समझता हूं कि अब जनता जनार्दन के लिए मुख्यमंत्री जी ने जितना आश्वासन दिया है